ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। और देखिए, संपादकीय पाठ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में जब आप लोग आंसर लिखते हैं, निबंध लिखते हैं या इंटरव्यू, हर जगह आप लोगों को यहाँ से मदद मिलती है। एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को होती है। और देखिए, किसी खास टॉपिक पर किसी खास व्यक्ति के अपने विचार रहते हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाने की चुनौती, और ये आप देखिए गौरव वल्लभ के द्वारा लिखा गया है। ये पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, बाद में आप देखिए बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस की बात करें तो एक पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। डब्ल्यू सी बनर्जी यानी कि ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी इसके पहले क्या थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। रोजगार सृजन एक ऐसी चुनौती है जिससे दुनिया के लगभग सभी देश जूझ रहे हैं। चूंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी एवं युवाओं वाला देश है, तो भारत के लिए यह चुनौती और बड़ी हो जाती है। सरकार इसे भली भांति समझती है और उसने कुछ प्रयास भी किए हैं और उनके अनुकूल परिणाम भी सामने आए। पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से लेकर रिजर्व बैंक, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के समय समय पर आने वाले आंकड़े इसकी इसकी पुष्टि भी करते हैं। और आप देखते हैं कि इस उल्लेखनीय तथ्य को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि युवा वर्ग 15 से आप देखिए 29 वर्ष आयु वर्ग में 2017-18 के दौरान जो बेरोजगारी दर 17.8% थी, वह 2022-23 में घटकर 10% रह गई है। और समग्र बेरोजगारी दर भी 2022-23 में अपने निम्नतम पड़ाव यानी कि 2.3% पर आ गई है। रोजगार के अन्य संकेतक भी सुधार की राय पर हैं। भविष्य निधि में योगदान देने वाले सदस्यों की संख्या 2018 से 20% से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने पर है। और संगठित क्षेत्र में बढ़ते अवसरों से रोजगारों का औपचारीकरण भी हो रहा है। इसके बावजूद अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि 2041 तक भारत में उपलब्ध कामकाजी आबादी का स्तर चरम पर पहुंच जाएगा। इतनी बड़ी आबादी के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना आसान तो नहीं है, लेकिन आसान बनाया जा सकता है। इसके लिए कुछ उपाय करने होंगे। सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करना है कि हर साल कार्यबल में शामिल होने वाले युवाओं की बड़ी संख्या को खपाने के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा की जाएं। और दूसरा यह कि युवा जो नौकरी पाना चाहते हैं, क्या वे उसके लिए आवश्यक कौशल से लैस हैं भी हैं या नहीं। केंद्र सरकार इन दोनों पहलुओं के समाधान की दिशा में प्रयासरत भी है। इसका आभास हालिया बजट से भी है। और देखिए, बजट शब्द की अगर हम लोग बात करें तो संविधान में कहीं भी व्यवस्था नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। और आप देखिए, बजट में कौशल विकास, रोजगार सृजन और एमएसएमई पर फोकस किया गया है। और इससे जुड़ी विभिन्न पहल एक मजबूत और समावेशी रोजगार तंत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार के रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। इन कार्यक्रमों में इंटर्नशिप योजना की खासी चर्चा है, जिसके अंतर्गत युवा स्नातक 30 कंपनियों में इंटर्नशिप के माध्यम से अनुभव हासिल करेगा। अगर आप लोग बेरोजगारी पर कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, तो ये सब बता सकते हैं आप लोग जो सरकार की तरफ से पहल की जा रही है। 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए तैयार किए गए इस कार्यक्रम में युवाओं को 5,000 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। भत्ते के लिए सरकार प्रतिवर्ष 54,000 और आकस्मिक खर्चों के लिए अतिरिक्त 6,000 रुपये भुगतान करेगी, जबकि कंपनियां अपने CSR फंड से 6,000 रुपये वार्षिक योगदान देंगी। प्रशिक्षण की लागत भी कंपनियां ही वहन करेंगी। यह व्यवहारिक अनुभव युवाओं की रोजगार क्षमता और नौकरियों के लिए तैयारी को व्यापक एवं सार्थक रूप से बढ़ाने में मददगार होगा। यह 1 करोड़ स्किल्ड युवा शक्ति देश की 6.4 करोड़ एमएसएमई उद्योग के लिए प्रशिक्षित उन जनशक्ति के मूल का भी काम करेगी। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि फिलहाल कुल रोजगार प्रदान करने में एमएसएमई की हिस्सेदारी 62% है और अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में यह आंकड़ा 77% तक है। 1 वर्ष की इंटर्नशिप पूरी करने के बाद पहली बार नौकरी चाहने वाला युवा स्कीम ए के माध्यम से कार्यबल में प्रवेश कर सकता है। और आप देखिए, उन्हें 3 किस्तों में वितरित 15,000 रुपये तक की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। यह पहल युवा प्रतिभाओं को संगठित क्षेत्र के से जोड़ेगी और इससे अनौपचारिक नौकरियों पर निर्भरता कम होगी और जिनमें अस्थिरता और अनिश्चितता कहीं ज्यादा होती है। और इसी कड़ी में स्कीम बी के तहत विनिर्माण कंपनियों को जोड़ा गया है। यह योजना विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को लक्षित करती है, जो नियोक्ता और कर्मचारियों दोनों को वित्तीय प्रोत्साहन देती है। 4 वर्षों के संरचित प्रोत्साहन वाली इस योजना में सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभ नियोक्ता और कर्मचारी के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा। यह योजना भी अल्पकालिक भर्ती के बजाय निरंतर एवं स्थायी रोजगार को बढ़ावा देने वाली
है और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नियोक्ताओं को कम से कम 50 नए कर्मचारियों या फिर पिछले वर्ष के ईपीएफओ नामांकित कर्मचारियों के 25% इनमें जो भी कम हो को नियुक्त करना होगा। इसी तरह आप देखिए स्कीम सी नियोक्ताओं को और अधिक समर्थन देने के लिए नियुक्त किए गए प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए उनके ईपीएफओ योगदान में 2 साल के लिए प्रति माह 3,000 रुपए तक का योगदान देगी। नियोक्ताओं के लिए अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करना आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने वाली यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देगी और इससे अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रभाव उत्पन्न होगा और इनसे जहां उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा वहीं आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और नौकरियां सृजित होंगी। चूंकि रोजगार सृजन में कौशल विकास एक अहम कड़ी है, तो सरकार ने इस और भी पर्याप्त ध्यान देने का प्रयास किया है। ऐसे प्रयासों के अंतर्गत राज्य सरकारों और उद्योग जगत के सहयोग से 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि IITI का उन्नयन यह सुनिश्चित करेगा कि कामकाजी आबादी को नई जरूरतों के अनुरूप तराशा जाए और 5 वर्षों के दौरान आप देखिए 60,000 करोड़ रुपए की यह योजना पहल परिणाम आधारित शिक्षा और उद्योग विशिष्ट कौशल पर केंद्रित है। स्पष्ट है कि इंटर्नशिप और वेतन सब्सिडी नियोक्ता प्रोत्साहन और निरंतर रोजगार सृजन सहित एक व्यापक मॉडल के माध्यम से सरकार रोजगार आकांक्षियों और नियोक्ताओं दोनों पक्षों के बीच संतुलन साधने की दिशा में आगे बढ़ रही है और इससे रोजगार टिकाऊ और उनकी प्रकृति संगठित रूप स्वरूप वाली होगी। ये उपाय रोजगार चुनौतियों का समाधान करते हुए लाखों भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक बनकर एक समृद्ध और समावेशी अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेखक आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ भाजपा के नेता भी हैं और देखिए इस तरह के टॉपिक पर आप लोग लिख रहे हैं तो बेरोजगारी में कहाँ क्या समस्याएं हैं, कितनी बेरोजगारी है, अगर किसी ने रिपोर्ट दी हुई है किसी संस्थान ने तो उसके आंकड़ों का उल्लेख कर दिया करिएगा। सरकार की तरफ से क्या क्या पहल की जा रही हैं, क्या पहलें की जा सकती हैं और अपना एक तरह से व्यू जरूर दिया करिएगा। फिर दिखा सेकुलरिज्म का विकृत चेहरा। ये आप देखिए बांग्लादेश में जो चल रहा है उसी की बात हो रही है। ये हमारा प्यारा भारत, यहाँ बांग्लादेश देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था ना, और इसकी आजादी में भारत का बड़ा योगदान भी है, याद रखिएगा। तो आप देखिए बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन के दौरान ही हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए थे। 5 अगस्त को जैसे ही शेख हसीना ने ढाका छोड़ा, उन पर हमलों का सिलसिला और तेज हो गया। उनके घरों, दुकानों और पूजा स्थलों को भी निशाना बनाया जाने लगा। यह सिलसिला वहां अंतरिम सरकार स्थापित होने के बाद भी कायम रहा और चूंकि खुद पुलिसकर्मियों और थानों पर हमले हो रहे थे, इसलिए हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुध लेने वाला कोई नहीं था। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कुछ दिन तक वहां हिंदुओं पर हमलों को लेकर चिंता जताने का काम केवल भाजपा, आरएसएस, अन्य हिंदू संगठनों के नेता ही कर रहे थे। हालांकि 6 अगस्त को ही विदेश मंत्री एस जयशंकर सर्वदलीय बैठक और संसद में यह बता चुके थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष के किसी नेता ने इस पर चिंता जताने की जरूरत नहीं समझी। और जब अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में मोहम्मद यूनिस ने सत्ता की बागडोर संभाल ली और खुद उन्होंने अल्पसंख्यकों की रक्षा की अपील की, तब भारत में कुछ विपक्षी नेताओं को यह लगा कि अब उन्हें भी बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर कुछ बोलना चाहिए। उनके सामने तब और कोई चारा नहीं रह गया जब खुद बांग्लादेश के हिंदू खुद को बचाने की गुहार लगाते हुए सड़कों पर उतर आए और इसी के साथ दुनिया के कई देशों में उन्हें बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुए। और आप देखते हैं कि इस तरह करीब 1 सप्ताह की चुप्पी के बाद कई विपक्षी नेताओं की बांग्लादेश हिंदुओं को लेकर जुबान खुली। क्योंकि तथाकथित सेकुलरिज्म इसकी इजाजत नहीं दे रहा था कि वे उन पर कुछ बोलें। यह पहली बार नहीं हुआ। अफगानिस्तान हिंदुओं एवं सिखों से करीब खाली होगा, उन्हें जैसे तैसे निकाल कर लाया गया। लेकिन शायद ही कभी कोई आवाज उठी हो कि तालिबान शासन में बचे खुचे हिंदू सिखों को बचाने की जरूरत है। पाकिस्तान में आए दिन हिंदुओं सिखों का उत्पीड़न, खासकर उनकी लड़कियों का अपहरण, जबरन निकाह होता है। लेकिन मजाल है कि खुद को सेकुलर बताने वाले किसी दल का नेता इसके खिलाफ आवाज उठाए। कारण वही कि छदम सेकुलरिज्म इसकी इजाजत नहीं देता है। यह भी ध्यान रखें कि जब अयोध्या से गुजरात जा रहे करीब 60 कार्यसेवकों को गोधरा में ट्रेन में जिंदा जलाया गया था तो विपक्षी नेताओं के मुख से निंदा के 2 शब्द नहीं निकले थे। उल्टे यह साबित करने की कोशिश की गई थी कि ट्रेन में आग बाहर से नहीं अंदर से लगी। गोधरा कांड पर विपक्षी दलों की चुप्पी ने भी गुजरात दंगों की आग में घी डालने का काम किया। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कश्मीरी हिंदुओं के पक्ष में कभी कोई आवाज नहीं उठी। उनके पलायन के इतने वर्षों बाद भी यह सवाल नहीं उठता कि आखिर कश्मीरी हिंदू अपने घर कब लौट सकेंगे।
यदाकदा इस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अवश्य की जाती है कि कश्मीरी हिंदू अपने पलायन के लिए खुद ही जिम्मेदार है। सेकुलरिज्म के विकृत रूप लेने के कारण ही देश में अपने अपने एजेंडे के हिसाब से पीड़ितों के पक्ष में बोला जाता है। इसका उदाहरण यह है कि जो लोग गाजा में मुसलमानों के संकट पर बोलना जरूरी समझते हैं, वे बांग्लादेश हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाने को गैर जरूरी मानते हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, तब देश में यह भी हो रहा था कि इंटरनेट मीडिया पर इन हमलों को नकारने और साथ ही यह बताने की पूरी कोशिश हो रही थी कि वे वहां पर पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके लिए एक्स की कुछ उन फर्जी पोस्ट का सहारा लिया जा रहा था जिनमें यह कहा जा रहा था कि वह खुद बांग्लादेशी हिंदू हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। इसके अतिरिक्त उन चंद फोटो का भी हवाला दिया जा रहा था जिसमें बांग्लादेश के मुस्लिम मंदिरों की सुरक्षा करते दिख रहे थे। दुनिया में जब कहीं बड़े पैमाने पर हिंसा होती है तो कुछ फेक फोटो वीडियो भी आ जाते हैं। ऐसा ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर भी हुआ। इन्हें ढाल बनाकर यह माहौल बनाने की हर संभव कोशिश हुई कि हिंदुओं पर हमले की सारी खबरें झूठी है, और यह काम तथाकथित फैक्ट चेकर भी कर रहे थे। और उनकी ओर से बनाया जा रहा फर्जी नैरेटिव तब ध्वस्त हो गया जब अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर हमले के खिलाफ बोले और बांग्लादेश हिंदू भारत में शरण के इरादे से बंगाल की सीमा पर एकत्रित होने शुरू हो गए। यह शरारत भरा नैरेटिव बांग्लादेश में हिंदुओं के सड़कों पर उतरने से तो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इसके बाद भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो यह समझाने की कोशिश करें कि हिंदुओं पर हमले की इक्का दुक्का घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं के पीछे कोई सांप्रदायिक विमर्श नहीं है। जो लोग बांग्लादेशी हिंदुओं पर कुछ बोलने को तैयार नहीं थे या फिर यह सिद्ध करने की कोशिश कर रहे थे कि उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, वे यकायक तब मुखर हो गए जब गाजियाबाद में गुमनाम सिंह हिंदू संगठन के खुफिया खुराफाती तत्वों ने बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर कुछ गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी। यह खबर उन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया माध्यमों में भी उठा ली जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की अनदेखी करने में लगे हुए थे। यह अफसोस की बात है कि हमारे राजनीतिक दल बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में ना तो कोई साझा बयान जारी कर सके और ना ही एक सुर में बोल सके। लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं, इनका नाम है राजीव सचान। इनके द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल, इनके अपने विचार हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय दे सकते हैं। इस पर क्या कर सकते हैं? राय दे सकते हैं, अपनी बता सकते हैं राय। आपकी राय क्या रखते हैं आप लोग राय? ये 5 मित्र, यदि हम अपने मित्र नहीं बन सकते तो जीवन भर हमारे पास मित्रों का अभाव रहेगा। अकेलापन अनुभव करना हमारे भीतर की किसी कमी को दर्शाता है, ना कि मित्रों के संबंध में भाग्यहीनता को। ईश्वर ने हर व्यक्ति को 5 मित्रों के साथ देकर भेजा है। वे हैं शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि और प्राण। ये 5 मित्र हमारे प्रति इतने निष्ठावान हैं कि हम इनसे जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। अच्छा बुरा जैसा कर्म करने की इच्छा होती है उसे हम मन को बता देते हैं। बुद्धि उसका पक्ष विपक्ष सामने रखती है। शरीर उस कर्म को साधने में साथ देता है। इंद्रियां फल चक्कर हमें तृप्त करती हैं और फिर इनमें आप देखते इनसे पवित्रता या फिर अपवित्रता का जैसा भी भाव उत्पन्न होता है, प्राण उसे ग्रहण कर लेता है। और जब तक सुखद काल चलता है तब तक आप देखिए हम इन मित्रों के साथ उत्सव मनाते रहते हैं। जैसे ही दुख आता है ये 5 मित्र शोक में भी हमारा भरपूर साथ देते हैं। मन उचाट हो जाता है और बुद्धि संशय से भर जाती है। शरीर शिथिल हो जाता है, इंद्रियां भोगों से विरक्त हो जाती हैं, प्राण ऊर्जा खोने लगता है। फिर हम एकाकीपन के गहरे कोप में जा गिरते हैं। वस्तुतः जिन मित्रों के सहयोग से हम अपना उद्धार कर सकते थे उनका हमने दुरुपयोग किया। वे अभी भी हमारे साथ हैं किंतु हम उनकी शक्ति को अनदेखा कर स्वयं को अवसादग्रस्त बना लेते हैं। स्मरण रहे, याद रहे कि जो स्वयं अपना मित्र नहीं बन सकता उसका कोई भी मित्र नहीं है। कुछ लोग सत्कर्म या फिर मात कर्म के वेग से इतने ऊर्जान्वित एवं सक्रिय रहते हैं कि वे सदैव दाता की भूमिका में होते हैं। उनसे ऊर्जा, सकारात्मकता, सीख, आनंद खुद भी प्राप्त किया जा सकता है। वे कभी भी एकाकीपन अनुभव नहीं करते क्योंकि उन्होंने इन 5 मित्रों की सत्संगति का भरपूर सदुपयोग किया है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। वो कहते हैं ना कि जो अपने लिए ईमानदार नहीं है वो दूसरों के लिए ईमानदार हो ही नहीं सकता है। जो अपने लिए अच्छा नहीं वो दूसरों के लिए अच्छा हो ही नहीं सकता है। जोखिम भरे राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट यानी दुर्घटना बहुल हिस्सों को चिन्हित करने की तैयारी में नया कुछ नहीं है। इस तरह की घोषणाएं एक लंबे समय से की जा रही हैं, लेकिन ऐसे हिस्से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं जहां दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्लैक स्पॉट के साथ व्हाइट कॉरिडोर भी चिन्हित किए जा रहे हैं ताकि जोखिम वाले हिस्सों के साथ उन हिस्सों की भी पहचान हो सके जो ठीक ठाक है और जहां बीते 3 वर्षों में कोई दुर्घटना नहीं हुई है। ठीक है कि लेकिन इस कवायद की सार्थकता तभी है जब राजमार्गों पर दुर्घटनाएं और उनसे जान गंवाने एवं घायल होने वालों की संख्या में कमी आए।
यह निराशाजनक है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के जोखिम वाले हिस्सों की पहचान कर उन्हें ठीक करने की पहल अंजाम तक पहुंचने का नाम नहीं ले रही है। राजमार्गों की ब्लैक स्पॉट खराब इंजीनियरिंग और डिजाइन का नतीजा है। समझना कठिन है कि आखिर राजमार्गों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते समय ही इसकी शोध क्यों नहीं ली जाती है। कहीं कोई ब्लैक स्पॉट ना रहने पाए। यह प्रश्न इसलिए गंभीर है क्योंकि राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। किसी किसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर तो ब्लैक स्पॉट कहे जाने वाले हिस्सों की लंबाई 500 मीटर तक है। 2023 के आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में 39,000 लोगों की जान चली गई। कितने? 39,000। और यह सही है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ब्लैक स्पॉट खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह उसकी प्राथमिकता में नहीं है। शायद ही कोई राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसा हो जिसमें ब्लैक स्पॉट ना हो। और राजमार्गों में इनकी संख्या 9,000 से अधिक है। उन्हें अगले 5 मार्च तक ठीक करने का वादा किया गया, लेकिन यह कठिन काम है। यह तब पूरा होगा जब आप देखिए नए ब्लैक स्पॉट ना बनने पाए। ब्लैक स्पॉट केवल राजमार्गों की खराब डिजाइन के कारण ही नहीं बनते हैं, बल्कि मनमाने तरीके से पार्किंग करने से भी बनते हैं। इसे लेकर गत दिवस ही सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि राजमार्ग जहां कहीं किसी अन्य सड़क से जुड़ते हैं वहां पर अवैध ऑटो टेम्पो स्टैंड कायम हो जाते हैं। ये यातायात को बाधित करने के साथ ही दुर्घटना का कारण भी बनते हैं। एक समस्या यह भी है कि राजमार्गों पर यातायात नियमों का वैसा पालन नहीं किया जाता है जैसा आवश्यक है। ना जाने कितनी दुर्घटनाएं इस कारण हो जाती हैं कि राजमार्गों पर कोई वाहन उल्टी दिशा से चला आ रहा था। स्पष्ट है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को राज्य सरकारों से मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि राजमार्गों पर यातायात नियमों का पालन हो। इसे लेकर लोगों को भी सजगता दिखानी होगी, जागरूकता भी बढ़ानी होगी। कमजोर भीड़ प्रबंधन। बिहार के जहानाबाद के मखदुमपुर में वानावर पहाड़ी पर सिद्धेश्वर नाथ मंदिर परिसर में रविवार की रात भगदड़ की घटना में भीड़ प्रबंधन पर फिर सवाल खड़ा किया। यह देखने की जरूरत है कि संभावित भीड़ को लेकर सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। पर्याप्त प्रशासन और पुलिस के साथ साथ स्थानीय संगठन भी भीड़ प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। और कहां चुविक हुई और पल भर में चीख पुकार के साथ 8 लोगों का दम घुट गया। और इसी तरह का आपने हाथरस में देखा होगा, 2 दर्जन लोग घायल हो गए। भक्ति का माहौल मातम में बदल गया। रात को 1 बजे मची इस भगदड़ के बाद राहत कार्य में किस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ा, इसकी कल्पना की जा सकती है। श्रावण की चौथी सोमवारी पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। और दुखद यह है कि पहाड़ी पर दुर्घटना की जानकारी देने के बाद भी नीचे से सीढ़ियां चढ़ रहे लोगों ऊपर चढ़ते चले गए। भीड़ बढ़ने से राहत कार्य में मुश्किलें आ सकती हैं। और इसकी उन्होंने तकनीक भी परवाह नहीं की। आखिरकार ऐसा जुनून किस तरह श्रद्धा भाव को प्रदर्शित करता है। शिवालयों में संभावित भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से हर साल सुरक्षा के पहलुओं को परखा जाता है। इसी अनुसार वहां सुरक्षा बल की तैनाती भी की जाती है। फिर भी अनियंत्रित भीड़ की वजह से सारी व्यवस्था धरी रह जाती है। पुलिस प्रशासन को भी देखना चाहिए कि उसने कितनी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की है। इसके पूर्व भी मंदिर परिसर में हादसे होते रहे। हर दुर्घटना में ने कुछ ना कुछ सबक लिया, लेकिन हमने इनसे सीखते नहीं है। और कहीं गर्भगृह में दम घुटने से मौत हो जाती, कहीं आपाधापी में लोग एक दूसरे को धकियाते आगे बढ़ जाते हैं। और जिस समय इस तरह की दुर्घटना होती है उस समय बड़ा प्रशासन जागता है, सरकारें जागती हैं, सब जागते हैं, नेता जागते हैं। लेकिन कुछ दिन के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। हम उससे सीख नहीं लेते, हम सुधार नहीं करते हैं। ये विभाजन की यादें वो सबक देखिए जो भारत से अलग करके पाकिस्तान बनाया गया था ना, उसी की बात हो रही है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक पाकिस्तान हमारा हिस्सा था। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता जिम्मेदार भारतीयों के हाथ सौंपना चाहती है। अतः लॉर्ड बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाकर भेजा गया। प्रमुख राजनीतिक दल नेताओं और राजाओं से विमर्श के पश्चात माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय समस्या का एकमात्र समाधान देश का विभाजन है। उन्होंने अपनी योजना 3 जून को घोषित की, जिसके अनुसार भारत को एटली द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व ही 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दे दी जाएगी। और इस योजना के अनुसार पंजाब और बंगाल का विभाजन के लिए सीमा आयोग की नियुक्ति, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम में सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराना, सिंध और बलूचिस्तान में प्रांतीय विधानमंडलों को निर्णय लेने देना कि वे पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं या नहीं, तथा देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का अधिकार दिया गया। और फलस्वरूप सिरिल रेडक्लिफ को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए 30 जून 1947 को गठित पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग की संयुक्त अध्यक्ष
नियुक्त किया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण का काम केवल 6 हफ्तों में करना था। इसीलिए रेड क्लिफ रेखा कहते हैं ना, भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है। माउंटबेटन योजना को 10 जून 1947 को मुस्लिम लीग, जबकि 14 जून 1947 को कांग्रेस ने स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने तब कहा था कि अगर कांग्रेस बंटवारा मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर करना पड़ेगा। और माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश से संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया, और जिससे भारत की स्वतंत्रता के साथ विभाजन की त्रासदी भी उत्पन्न हुई। विभाजन ने विस्थापन और सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया। लाखों लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरे देश में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसे किसी योद्धा या अकाल से इतर होने वाला इतिहास का सबसे बड़ा जबरन पलायन माना जाता है। इस दौरान 2 लाख से अब देखिए 2 लाख से 10 लाख लोग मारे गए। इसमें विभाजन ने भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ताने बाने को भी गहराई से प्रभावित किया। अब देखिए बहुत सारे लोग वहां रह रहे थे जो भारत आए, और भारत से बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा यह दर्शाती कि विभाजन की पीड़ा और इसके परिणामों को याद रखना महत्वपूर्ण है। विभाजन की घटनाओं का स्मरण और विश्लेषण हमें न केवल अतीत की गलतियों से सीखने का मौका देता है, बल्कि हमें एक खुशहाल भविष्य की दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा भी देता है। ये टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हुआ तो करें तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। जलवायु अनुकूल कृषि की जरूरत, चलिए इसे भी देख लीजिए। किसानों की तरफ ध्यान भी दिया जा रहा है, और सरकार ने अभी आप देखते हैं कि 109 नई उन्नत किस्में जारी की है ना, उसी के संदर्भ में ये लिखा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर कृषि पर होता है, और पारिस्थितिकी तंत्र में नकारात्मक बदलाव का परिणाम बेमौसम बरसात, बाढ़, सूखा और मिट्टी की कमी होती पोषण क्षमता की शक्ल में सामने आता है। धरती पर बढ़ते तापमान की वजह से मृदा अपरदन, मिट्टी की लवणता में वृद्धि जैसे अजैविक कारक फसलों की पैदावार कम कर रहे हैं। इसके साथ साथ कीट पतंग, बीमारी, खरपतवार जैसे जैविक घटक भी उपज को नष्ट कर देते हैं। पूर्व औद्योगिक काल 1850 से 1900 तक से लेकर अब तक धरती का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। उत्पादन, वितरण एवं उपभोग को पूरी श्रृंखला पर्यावरण से अंतर संबंधित है। ऐसे में जलवायु अनुकूल गतिविधियों से हम न सिर्फ खाद्यान्न उत्पादन को समावेशी बना सकते हैं, बल्कि यह धरती को सेहतमंद भी बनाता है। इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अधिक उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में जारी की हैं, और इनमें खेती की 69 और बागवानी की 40 किस्में हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समेत अलग अलग शोध संस्थान तथा कृषि विश्वविद्यालय जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी पर आधारित फसलों की ऐसी किस्में विकसित कर रहे हैं जो जलवायु प्रतिरोधी होने के साथ अधिक पोषक प्रदान करने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में जारी की गई जलवायु अनुकूल फसलों में चावल, गेहूं से लेकर मोटे अनाज तथा दलहन, तिलहन, चारा, रेशे वाली फसलों के साथ बागवानी, सब्जियां, कंद, मसाले तथा औषधि भी है। मैं आप लोगों से एक बात हमेशा कहता हूं कि आप लोग कान आंख खोले रखा करिएगा। फिर कहते हैं कि भैया बंद कौन रखता है, तो मैं कहता हूं आप लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो देखा करिएगा। आप किसान परिवारों से जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि आपको बेहतर पता है कि किसानों की क्या समस्याएं हैं, उनके सामने क्या क्या समस्याएं, चुनौतियां आ चुकी हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है, सरकार उनके लिए क्या योजनाएं ला रही है, ये सब मुझे लगता है कि आप बेहतर समझ सकते हैं। खेतों में लहलहाने को तैयार केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, हरियाणा द्वारा प्रायोजित चावल की एक किस्म CSR 101 AIET 30,827 लवणीय दबाव वाले क्षेत्रों में अच्छी उपज देगी। 125 से 130 दिनों में तैयार होने वाली यह फसल लवणीय दबाव में भी 35.15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा सामान्य स्थिति में 55.88 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देगी। यह जीवाणु झुलसा रोग के लिए भी प्रतिरोधी है। इसे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक के लिए अनुशंसित किया गया है। पंजाब के लुधियाना में स्थित भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रायोजित मक्के की एक किस्म का जल भराव तथा आप देखिए गिरने के प्रति सहनशील बनाया गया है। यह फसल पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, असम के लिए अनुशंसित है। वहीं बागवानी के अंतर्गत पेश की गई टमाटर की एक किस्म पूसा शक्ति मई अक्टूबर के दौरान खेती के लिए लाभकारी है। यह उच्च तापमान के प्रति टिकाऊ है
इसकी औसत उपज 351 क्विंटल प्रति हेक्टर है। इस तरह प्रत्येक नई किस्म किसी न किसी जैविक एवं अजैविक घटक के प्रति सहनशील है। अब आप देखिए, मैं तो किसान परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे मालूम है कि हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है। देखिए, हमारे यहाँ के किसान बड़े जागरूक नहीं है, उनमें जागरूकता नहीं है। वो आप देखेंगे ना तो अपनी मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करवाते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो ही पुराना बीज बार बार बोते रहते हैं। आप देखिए, उनकी तरफ से कोई नया नवेश नहीं किया जाता है। वो ना तो अच्छा बीज खरीदते हैं, और इसलिए उनके लिए घाटा का सौदा भी रहता है। उन्हें आप देखिए ना तो बैंकों के बारे में ज्यादा लोन, किसान क्रेडिट का बारे में मालूम है, इसलिए वो पीछे भी रह जाते हैं। प्रयोगशाला से खेत तक नवाचार, पर्यावरण अनुकूल तथा उच्च उत्पादकता किस्मों को तैयार करने के लिए फसलों का खेत से ही संचयन किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि फसल की कोई किस्म 45 डिग्री सेल्सियस पर भी अच्छी उत्पादकता देती है, तो सबसे पहले उसके जनन द्रव्य जर्म प्लाज्मा एकत्रित किए जाते हैं। किसी भी जीव की जनन कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ जनन द्रव्य कहलाता है। प्रयोगशाला में इसके अनुवांशिक की पहचान कर उसे किसी अन्य उच्च उत्पादकता वाली किस्म में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके आप देखते हैं कि बाद संबंधित फसल से जुड़े अनुसंधान केंद्रों में इसका परीक्षण होता है। फिर अलग अलग राज्यों परिक्षेत्रों में जमीनी स्तर पर नई किस्मों पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इससे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर प्रयोगशाला में तैयार हुई नई किस्म का प्रमाणन कर उन्हें कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है। अब आप देखिए, जहां पानी कम है वहां कम पानी के हिसाब से जो फसल हो सकती है उसका बुआई होनी चाहिए, वो बीज मिलना चाहिए। मिट्टी की पोषक क्षमताएं बढ़ाएं। पादप अनुवांशिकी के उपक्रमों से तैयार इन नए बीजों से उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें मृदा की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। वैसे मृदा परीक्षण को लेकर दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर उनकी स्थिति किसी से छिपा नहीं है। खेतों में बेहताशा उपयोग होने वाले रासायनिक उर्वरक मिट्टी को बंजर बनाने के साथ मानवीय सेहत के सामने बड़ा संकट है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के गणित ने किसानों को धान, गेहूं, गन्ने जैसी फसलों पर अत्यधिक निर्भर बनाया। इससे भूजल स्तर में अप्रत्याशित गिरावट आई है। और आप देखते हैं कि मृदा परीक्षण का कार्य जीपीएस के जरिए किया जा रहा है। इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र अपनी पहुंच प्रगतिशील किसानों से आगे लघु और सीमांत किसानों तक बढ़ाएं। खेत से प्रयोगशाला होते हुए पुनः खेतों में उच्च उत्पादकता के बीज उपलब्ध कराने का नवाचार महत्वपूर्ण जलवायु अनुकूल पहल है। इसके लिए लाभ तब होंगे जब मिट्टी की पोषक क्षमता, जल की उपलब्धता एवं व्यवस्थित फसल चक्र को अपनाना जाए। बीटी कॉटन की असफलता इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। हरित क्रांति के अनुभव से भी सबक लेना होगा। फसलों एवं बागवानी की नई किस्मों को लोकप्रिय बनाने में राज्यों के कृषि विभाग के साथ ही विश्वविद्यालयों से संबद्ध कृषि विज्ञान केंद्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। एक बात और आप लोगों की बता दूं, आपने देखा होगा केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। बहुत सारे कीट नीचे रहते हैं, जमीन में रहते हैं, जो किसानों को मदद करते हैं। लेकिन किसान आप देखते हैं कि जो पराली बचती है उसमें आग लगा देते हैं। इससे आप देखते हैं कि किसानों की जो खेत की मिट्टी होती है ना, उसकी उत्पादन क्षमता घटती है। लेकिन जागरूकता नहीं है, उन्हें लगता है कि बड़ी आसानी से साफ हो जाएगा किसान, और आग के हवाले कर देते हैं। इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। आप समझ रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण भी फैलता है, वायु भी प्रदूषित होती है। खाद्यान्न संकट होगा दूर। भारत जब अपनी आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा तब देश की जनसंख्या 1.6 अरब के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 2050 तक 400 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। देश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में आप देखेंगे कि 329 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। कृषि विज्ञानियों द्वारा तैयार की गई इन नई किस्मों से मोटे अनाज, बाजरा, रागी, सावा, चना, दलहन, अरहर, मसूर, मटर, मूंग, तिल, मूंगफली तथा बागवानी, आम, बेल, टमाटर, लौकी, आलू, गेंदा की खेती को प्रोत्साहित मिलेगा। इसी तरह औषधीय खेती, औषधगंधा, अर्क, धनवंतरी, अर्क, दक्ष, मंडूका, पर्णी से भी कृषक जुड़ सकेंगे। यदि इन नई किस्मों को प्रभावी रूप से किसानों तक पहुंचाया जाता है तो देश में फसल चक्रीकरण के लिए यह वरदान साबित होगा। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान केंद्रों द्वारा फसलों की हजारों किस्में विकसित की गई। बाजार आज सक्रिय संकर बीजों से भरे पड़े हैं। आज प्रत्येक किसान हर मौसम में नया बीज बाजार से खरीदता है, जबकि कुछ दशक पहले तक किसान साल दर साल खेत से प्राप्त बीज संग्रहित रखते थे, और इससे खेती की लागत भी कम होती थी और देसी बीज स्थानीय मौसम और जलवायु से परिचित होते थे। और हरित क्रांति के बाद बीज से लेकर आप देखिए कृषि के तमाम उपक्रम कुछ इस तरह बाजार आधारित हो गए कि उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन लागत में इतनी वृद्धि हुई कि किसानों की आर्थिक नहीं पड़ा। ऐसी स्थिति में बीज, मिट्टी, पानी, ऊर्जा उपलब्धता ही खेती को लाभकारी बनाएगा। आप लोग अपना पॉइंट व्यू दिया करिएगा, अपनी राय दिया करिएगा। इंडियन जर्नल ऑफ फर्टिलाइजर
में विकासित एक अध्ययन के अनुसार खेती की लागत में लगभग 40% हिस्सेदारी रासायनिक उर्वरक की है। पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उर्वरक जहाँ प्रदान करते हैं वही मिट्टी की ताकत को भी बढ़ाते हैं। हरित शुरू हुई खादों की दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। रासायनिक खादों को भी पर्यावरणीय अनुकूल बनाना होगा। देश में गोबर खाद और जैविक खाद का प्राचीन यह 1 टन गोबर और कंपोस्ट खाद से लगभग फास्फोरस जैविक खाद की क्षमता का 50% उपयोग भी नहीं की मात्रा सिर्फ 30% ही पहले साल में अवशोषित होता है। शेष मात्रा अन्य फसल चक्र में उपयोग में लाई जाती है। जैविक खाद में ह्यूमिक एसिड की मौजूदगी से मिट्टी में फास्फोरस की उपस्थिति बनी रहती है। ह्यूमिक एसिड जमी हुई मिट्टी को हवा देता है और जिससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। कृषि और समग्र परिस्थिति तंत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है, उसे देखते हुए नैनो फर्टिलाइजर पर से 50% उपयोग खेती को जलवायु अनुकूल बनाता है। उर्वरक खादों को संपूर्ण क्या कराते हैं। इनमें आप देखते हैं कि नैनो तकनीक नैनोमीटर से 10 का उपयोग किया जाता है। नैनो यूरिया तरल नैनो जिंक और इको नैनो डीएपी तरल प्रस्तुत किया जाता है। नैनो यूरिया, नैनो जिंक, नैनो कॉपर की पोषकता अन्य रासायनिक उर्वरकों के मुकाबले काफी की एक बोतल एक बैग यूरिया की जगह लेता है। नैनो फसल की पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है तो यह आसानी से रंध्रों, स्टोमेटा और अन्य छिद्रों के माध्यम से पौधे में प्रवेश कर जाता है। यह सीधे पौधों की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होता है और अपयुक्त नाइट्रोजन पौधे में संग्रहित रहता है और वृद्धि के लिए धीरे धीरे छोड़ा जाता है। यदि किसानों तक गुणवत्तापूर्ण बीजों के साथ पर्याप्त अनुकूल खाद की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो जाए तो मिट्टी के साथ ही टिकाऊ बनने लगेगा। और देखिए, आप देखिए किसानी में खेती, अब मैं तो कहता हूं कि अगर आप खेती किसानी कर रहे हैं तो पशु पालन भी करिए। मैं कहता हूं कि आप लोग मछली पालन भी करिए। इससे क्या रहेगा, अगर फसल में नुकसान होता है तो आपका वहां से क्या हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगी। और आप देखते हैं कि भूसा सब निकलता है, आपके पास होता है। गाय भैंस अगर रख लेंगे आप तो कोई परेशानी नहीं होगी। बकरी पालन कर लीजिए साथ में। तो लेकिन कहाँ लोग ध्यान देते हैं। किसानों का भरोसा न जीतने की पहल हरियाणा की बात हो रही। 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य दी जाएंगी, ये कहा ना। और यहाँ चुनाव है तो आप देखते हैं कि बातें हो रही हैं। देखिए, एमएसपी पर खरीदी जाएंगी, लेकिन कितने किसानों की पहुंच है, एमएसपी पर कितने किसान बेचते हैं, एक बड़ी समस्या है। एक तो क्या रहता है कि वो सरकारी दाम पर बेचते हैं तो सरकारी दुकानों तक उन्हें ले जाना पड़ता है और आप देखते आने में बड़ा लंबा समय लगता है, पैसे मिलने में लंबा समय मिलता है। इसलिए बहुत सारे किसान आता है ना, व्यापारी आता है, उससे दे देते हैं, उससे पैसा भी तुरंत मिल जाता है। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए, ओलंपिक हर 4 साल में होते हैं ना। ये आप देखिए, हमारी स्थिति तो बुरी ही रही है। पेरिस ओलंपिक ने जगह जगह युद्ध और आंतरिक संघर्षों के परिदृश्य के दुनिया में एक बेदाग परचम तो फहरा ही दिया, जिस पर मानव मन के असली रंग दिखे जा सके। खेल भावना का है। खेल सिर्फ खेल के मैदान में हो, चाहे जीत कर बाहर आओ या आप देखिए हार कर अपने प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाना मत भूलना। हमने टोक्यो ओलंपिक में यह संकेत दिया था कि हमारी खेल नर्सरी में खिलाड़ियों की पौध तेजी से विकसित हो रही। पदक जीतने के बाद यह भरोसा कि पदकों की होने में अब देर नहीं, लेकिन पेरिस ओलंपिक के बाद देश में अब यह चर्चा और जोर पकड़ रही है कि हम वहीं क्यों खड़े रह गए हैं। देश में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय का पहली बार गठन सन 2000 में किया गया था। इन 24 वर्षों में 18 नेतृत्व परिवर्तन इस मंत्रालय ने अब तक देखे। जाहिर है कि अधिकारी भी बदले ही होंगे और इस मंत्रालय के अंतर्गत खेलो इंडिया जैसे कम से कम 6 अन्य बड़े प्रोजेक्ट भी काम करते हैं। फिर खेल विकास संहिता का सृजन हुआ, ऑपरेशन एक्सीलेंस भी लागू किया गया। 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति बनी। खेल कूद के लिए राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की एक टीम गठित की गई और जिसमें पीटी उषा सहित खेल से जुड़े 7 अन्य नाम हैं
राजीव गांधी खेल अभियान फरवरी 2014 में आरंभ किया गया। इसके पहले पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान शुरू हुआ था और इसका मूल उद्देश्य गांवों के स्कूलों में खेल के मैदानों का विकास और प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देना था। 2016 में आप देखिए इसका विलय खेलो इंडिया में कर दिया गया। खेलो इंडिया के बजट से अलग अलग राज्यों को खेल के विकास के लिए सीधे आवंटन किया जाता है और नवीनतम कार्य के रूप में टारगेट ओलंपिक के पोडियम स्कीम को गिना जाता है। इसके तहत खिलाड़ियों के प्रशिक्षण पर पिछले 3 वर्षों में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। केंद्र सरकार का खेलों के लिए बजट 3,442 करोड़ रुपए है। प्रयास तो स्पष्ट दिख रहा है, परिणाम या फिर कहें कि सफलता क्यों उस परिणाम में नहीं मिल पा रही है। साफ है कि हमारे खेल के उत्थान से संबंधित कार्यक्रम में कोई कमी जरूर है। ये कमियां मामूली हैं, इसलिए ओलंपिक रोपी हमारी नाव डूबी तो नहीं, पर किनारे पर पहुंचते पहुंचते बहुत पीछे जरूर रह गई। हमारे गांव में कितने खेल के मैदान सचमुच में हैं और उनमें खेल से जुड़े कितने उपकरण हैं और सही हालत में हैं। कस्बों शहरों में स्कूलों में खेल का क्या हालत है। हमने यह नियम बना दिया कि स्कूलों के पास पर्याप्त भूमि होनी चाहिए ताकि बच्चे खेल सकें, लेकिन सप्ताह में 1-2 दिन खेल कूद के आधे घंटे के सत्र से क्या होगा। अमेरिका, चीन आदि देश खेलकूद को कैरियर बनाने का लक्ष्य बच्चों को बचपन से ही दे रहे हैं और हमारे यहाँ बड़ी नौकरियां दिलाने वाले कोचिंग केंद्र तो लबालब भरे हैं, लेकिन खेल के मैदान सूने पड़े। हाल ही में चीन के गोपनीय तंत्र से कई ऐसे वीडियो बाहर आए हैं जो दिखाते हैं कि वहां बच्चों को लगभग निष्ठुरता की हद तक जाकर सांचे में ढाला जा रहा है। हमारे यहाँ लूडो खेलो, पैसे जीतो जैसे लुभावने विज्ञापन वीडियो गेम बच्चों को कमरे से बाहर ही नहीं निकलने देते। एक बार आप देखिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा एक अध्ययन करवाया गया था। उसमें देश में कुशल खेल प्रतिभाओं की खोज और उनका विकास करने के लिए कोचिंग देने वाले प्रतिभाओं और संस्थाओं को चिन्हित कर विकसित करने की बात कही गई थी। सवाल है कि आज इसका कितना पलायन या आप देखते हैं कि किया जा रहा है। और आप देखते हैं कि एक बार तीरंदाजी में आदिवासी क्षेत्रों में जाकर खिलाड़ी चयन किए गए और तैराकी के लिए भी नाविक, मछुआरों और नदियों में छलांग लगाते बच्चों में से ये चयन किया गया। यह अच्छा कदम था, पर कहीं जाकर अटक गया। अन्य खेलों में भी ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। इस संबंध में आप देखिए, भारत के पहले निजी स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की यह टिप्पणी प्रासंगिक लगती है कि हर काम पैसे से नहीं हो सकता है। खिलाड़ियों को सफलता रेशम में लपेट कर नहीं दी जा सकती है। पदक जीतना किसी मशीन में सिक्का ढालकर कुछ पा लेने जैसा आसान नहीं है, बल्कि खून पसीना बहाना पड़ता है। खेल आयोजनों का सीधा तात्पर्य वित्तीय स्पर्धा है। जाहिर है कि हम अपना आचरण बदलना होगा। और आप देखते हैं कि ओलंपिक में देश के गौरव को सचमुच आगे बढ़ाने में रुचि है तो युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा। फिर मैदान को भी भ्रष्टाचार, लापरवाही, सुस्ती और अनदेखी के कीचड़ से बचाकर खेल के लायक बनाना होगा। और आप देखते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा हमारी जनसंख्या है, लेकिन आप देखते हैं कि हम लोग सबसे पिछड़े दिख रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं, बता सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का दैनिक जागरण का जो संपादकीय पार्ट है उसकी कहानी खत्म होती है। एक जनसत्ता का आर्टिकल, एडिटोरियल बड़ा अच्छा लिखा जाता है, आपके एग्जाम की डिमांड के लेवल का ही लिखा जाता है। अपेक्षा के अनुरूप नहीं अंगदान, जैसे भगवान ना करे। अब देखिए, मैं अपना ही उदाहरण दे देता हूं कि अगर मेरे यहाँ किसी भी कारण से समय से पहले मौत हो जाती है, अगर आप देखिए दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो मेरे शरीर का कोई भी अंग मेरे काम का तो बचा नहीं है और ना ही मेरे परिवार के काम का रहेगा। या तो आप देखते हैं कि दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि अगर इस शरीर को दान कर दिया जाए, हमारे अंगों को दान कर दिया जाए, तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। लेकिन आप देखते हैं कि दान ही नहीं करते हैं, जागरूकता कम है और बहुत सारी आप देखते हैं धार्मिक मान्यताएं भी हैं, दुनिया भर की जुड़ जाती हैं। तो उसी के संदर्भ में बातें हो रही हैं। तो जनसंख्या में अग्रणी राष्ट्र का अंगदान द्वारा जीवन दान की प्रक्रिया में पिछड़ापन चिंतित करने वाला है। भारत में अंगदान की दर स्पेन जैसे छोटे राष्ट्र की तुलना में बहुत कम है और देश में प्रतिवर्ष 5 लाख लोगों का जीवन बचाने के लिए विभिन्न अंगों की आवश्यकता रहती है, मगर देश में इस प्रक्रिया से मात्र 52,000 अंग प्राप्त हो रहे हैं। देश में अंगदान प्राप्ति की आस में चिकित्सा लाभ ले रहे लगभग 40,000 मरीज प्रतिवर्ष प्रतीक्षा करते करते मौत के मुंह में समा जाते हैं। इसका जीवन बचाया जा सकता है। आवश्यकता तो है सार्थक प्रयासों की, जागरूकता और अंगदान के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने की।
देश में अंगदान को प्रेरित करने के लिए जागरूक जागरूक नागरिक और सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं। मगर आप देखेंगे अक्सर शासकीय अस्पतालों मेडिकल कॉलेजों से पर्याप्त सहयोग न मिल पाने के कारण भी अंगदान के प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। नेत्रदान के लिए देश में शहरों से लेकर ग्रामीण अंचल तक जागरूकता आई है। मृतक के परिवार सामाजिक संस्थाओं की छोटी सी समझाइश पर नेत्रदान करने के लिए तैयार होने लगे हैं। मगर कई बार स्थानीय स्तर पर शासकीय चिकित्सकों की आरुचि पूरे अभियान को विफल कर देती है। नेत्रदान के लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता और समय पर नेत्र चिकित्सक की अनुपलब्धता से भी नेत्रदान में रुकावट पैदा हो जाती है। जबकि नेत्र निकालना एक आसान प्रक्रिया है जिसे नेत्र विशेषज्ञ के अलावा प्रशिक्षित नर्सिंग और पैरामेडिकल के कर्मचारी भी कर सकते हैं। कुछ राज्यों ने सामाजिक संस्थाओं के आग्रह पर यह अनुमति पैरामेडिकल कर्मचारियों को उपलब्ध कराई है, मगर कई राज्य अब भी इसे मात्र नेत्र विशेषज्ञ की अनिवार्य उपस्थिति जैसे जटिल नियमों से बांधे रखा गया है। भारत में प्रतिवर्ष 2 लाख व्यक्तियों को कॉर्निया दान की आवश्यकता है, मगर दान प्रक्रिया के सख्त विधान जागरूकता के अभाव में मात्र 50,000 की उपलब्धता संभव हो पा रही है। और देश में आप देखिए प्रतिवर्ष पीड़ित मरीजों के जीवन दान के लिए 50,000 लीवर और 50,000 किडनी की आवश्यकता है, मगर मुश्किल 1700 किडनी और 700 लीवर उपलब्ध हो पा रहे हैं। मस्तिष्क मृत्यु ब्रेन डेड की अलावा दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के नेत्र, त्वचा और कुछ अन्य अंगों का दान संभव होता है, लेकिन इसमें मृत्यु उपरांत अनिवार्य पोस्टमार्टम का प्रावधान मृतक परिवार की इच्छा के बावजूद अंगदान को रोक लेता है। नेत्र, त्वचा आदि का दान मृत्यु के 4 से 6 घंटे की अवधि में किया जा सकता है। सामाजिक संगठनों के प्रयास और शासकीय मशीनरी द्वारा संसाधनों और डॉक्टरों की त्वरित उपलब्धता तथा इच्छा शक्ति की इस जनसंख्या बहुराष्ट्र को अंगदान की सर्वोच्च ऊंचाई दे सकता है। अभी हालत यह है कि अंगदान में देश यूरोपीय देशों की तुलना में 50 पायदान नीचे है। इंटरनेशनल रजिस्ट्री इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में मृत्यु प्रतिशत अंगदान करने वालों की संख्या प्रति 10 लाख पर 41 है, जबकि भारत में यह स्थिति 0.04 पर ठहरी जाती है। ये आंकड़े जरूर याद रखा करिएगा। इस तरह के टॉपिक पर आप लोग लिख रहे हो तो ये सब बता सकते हैं। देश में प्रति 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं, जबकि इनमें से 70% घायल मस्तिष्क मृत्यु का शिकार होते हैं। और जिनके अंगदान की अनुकूलता रहती, देश में पुराने अंगदान अधिनियम 1994 में अंग सिर्फ उन्हीं अस्पतालों में संभव था जहां प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध होती थी, मगर 2014 में कानून में संशोधन करके उन सभी अस्पतालों में व्यापक किया गया जिनमें आईसीयू उपलब्ध है। देश में 600 मेडिकल कॉलेज सहित राज्यों में 20 एम्स, कितने आप देखेंगे 20 एम्स है। मेडिकल कॉलेजों से अंगदान प्राप्त कर राज्यों के एम्स अस्पतालों में प्रत्यारोपण कराने का देश में कार्यक्रम तय किया जाए तो दान के आंकड़ों में आवश्यक आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। भारत सरकार ने वर्ष 2019 में लगभग 149.5 करोड़ के बजट से राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम तय किया। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो ने इस दिशा में कार्यरत भी है, मगर आप देखेंगे उनके कार्यक्रम मात्र प्रचार के होकर 4 दीवारी तक ही सीमित हैं। मस्तिष्क मृत्यु की स्थिति में मरीज को अंगदान के लिए मरीज को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखना आवश्यक है, लेकिन यह प्रणाली महंगी है और उसका आप देखते हैं कि खर्च भी मरीज के परिजनों से ही वसूला जाता है। इससे परिजन तुरंत जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की बात करते हैं। अगर जीवन रक्षक प्रणाली के खर्च का जिम्मा सरकार अपने कंधों पर ले तो अंगदान में आश्चर्यजनक वृद्धि संभव है। और अंगदान के 4 घंटे की अवधि में हृदय, फेफड़े, 8 घंटे में लीवर, 12 घंटे में अग्नाशय और 24 घंटे में किडनी प्रत्यारोपण हो सकती है। मगर इसके लिए अंगदान कराने और प्रत्यारोपण करने वाले अस्पताल के बीच दूरी तय करने के लिए हवाई एम्बुलेंस या फिर हरित गलियारा बनाने की आवश्यकता होती है। और इसमें राज्य सरकारों, केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन की रुचि और प्राथमिकता की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया बहुत आसान है। मृत शरीर में कोई बड़ी शल्य चिकित्सा भी नहीं होती है और स्थानीय आप देखते हैं कि स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामाजिक संगठन मृतक परिवार की सहमति से 6 घंटे की मृत्यु अवधि में कार्य संपन्न कर सकते हैं। और इस दिशा में राज्य सरकारों की सक्रियता और जटिल कानूनी प्रक्रिया में शिथिलता की आवश्यकता है। अनेक दफा यह भी होता है कि परिवार स्वयं नेत्रदान और त्वचादान के लिए पहल करता है, लेकिन समय पर आप देखिए विशेषज्ञ डॉक्टर और संसाधन उपलब्ध न होने से दान प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। देश में केंद्र सहित राज्य सरकारें जिला प्रशासन को प्रति वर्ष अंधत्व निवारण हेतु बजट आवंटित करती हैं। देश में अंगदान को प्रोत्साहन करने के लिए प्रत्येक शासकीय जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में अंगदान के लिए सलाहकार
पद न केवल स्थापित होना चाहिए बल्कि प्रशिक्षित विभाग जो अंगदान की सूचना प्राप्त होने होते ही प्राथमिकता से कार्य में जुटे सके। शासकीय चिकित्सा संस्थानों में नियुक्त किया जाना चाहिए। अंगदान को व्यापक बनाने के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने के साथ ही अंगदान करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन और शासकीय लाभ की योजना में शामिल करने तथा प्रशासन द्वारा उनका सार्वजनिक सम्मान भी किया जाना चाहिए। शासकीय कार्यालय अस्पतालों पर अंगदान को विज्ञापित से भी जागरूकता में वृद्धि की जा सकती है। और वर्ष 2022 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आंकड़ों पर गौर करें तो तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्यों के परिणाम निराशाजनक ही है। गोवा, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम अब भी जीवन रक्षक अंगों के दान में शून्य की स्थिति में है, जबकि दूसरे कुछ राज्य किडनी को छोड़कर अन्य जीवन रक्षक अंगदान के लिए संसाधन वितरित करने में रुचि भी नहीं ले पा रहे हैं। संपूर्ण देश में अंगदान के लिए जागरूक और स्थानीय स्तर पर संसाधन विकसित करने की आवश्यकता है। अगर जागरूकता बढ़ाई जाए, सरकार भी इसमें दिलचस्पी ले, तो बहुत कुछ किया जा सकता है इस क्षेत्र में। आपके क्या विचार हैं? अपने विचार आप लोग दे सकते हैं, बता सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, आप लोगों का सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।